व्यूअर्स, एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपका दिल कर रहा है कि आप डिलीशियस पिज़्ज़ा खाएं या बर्गर खाएं। तो ये जो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपका माइंड इस फूड के रिलेटेड सोचने में जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है उसको कैथेक्सिस कहते हैं। एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने इसको कैथेक्सिस कहा। लेकिन क्या हो कि आप ये खाना अभी नहीं खा सकते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, या आप मसरूफ़ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइम आप ये नहीं खा सकते। तो अब क्या होगा कि अब आपका रैशनल माइंड यानी आपकी ईगो आपकी इस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश करेगी, आपकी इस डिज़ायर को सप्रेस करेगी या ब्लॉक करने की कोशिश करेगी, या आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो हो सकता है कि आप ऐसा करेंगे, या तो कोई कुक बुक देखने लग जाएंगे या फिर ऑनलाइन ऐसी रेसिपीज़ देखेंगे जो आपकी भूख को मैनेज करे या आपकी टेंशन को कम करे। व्यूअर्स, याद रहे कि इस प्रोसेस में भी मेंटल एनर्जी इन्वेस्ट होती है, लेकिन ये कैथेक्सिस के अगेंस्ट एक रिएक्शन है। यानी कैथेक्सिस का फोकस है डिज़ायर पर और एंटी कैथेक्सिस वो एनर्जी है जो इस डिज़ायर को कंट्रोल करती है। फ्राइड कहता है कि हमारा माइंड इन दो ऑपोजिट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो हमें इंसानों के बिहेवियर्स, उनकी पर्सनैलिटी और उनके इमोशंस को समझने में मदद करती है। सिगमंड फ्राइड ने माइंड को 3 लेवल्स में डिवाइड किया। पहला है कॉन्शियस माइंड, फिर है प्री कॉन्शियस जिसको सब कॉन्शियस भी कहते हैं, और फिर थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। आपके करंट थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस कॉन्शियस माइंड में आते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो आप ये पढ़ रहे हैं, आप इसके मुताल्लिक सोच रहे होंगे, या आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो देखने के बाद, ये लेक्चर लेने के बाद मैं क्या करूँगा। तो ये सब जो अभी इस लम्हे में आपके माइंड में थॉट्स आ रही हैं, ये कॉन्शियस माइंड में आ रही हैं। कॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स आती हैं, हम उनसे अवेयर होते हैं, हमें उनका पता होता है। फिर है प्री कॉन्शियस, इसे सब कॉन्शियस भी कहते हैं। इसमें करंट थॉट्स नहीं आती, यानी जो अभी आप इस लम्हे सोच रहे हैं वो इसमें नहीं आता, बल्कि ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम रिकॉल कर सकते हैं, जो थोड़े अरसे के लिए तो हमें भूल जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिकॉल करते हैं, तो वो जहन में आ जाती हैं। ये स्टोरेज एरिया होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने किसी फ्रेंड का फ़ोन नंबर याद किया है जो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी आप उसे रिकॉल करेंगे तो वो आपके माइंड में आ जाएगा। फिर है अनकॉन्शियस, ये माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें ऐसी थॉट्स, मेमोरी और ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जो हिडन होती हैं, यानी जिन्हें आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिन्हें आसानी से कॉन्शियस माइंड तक नहीं लाया जा सकता। फ्राइड कहता है कि इनमें बहुत सारी हिडन थॉट्स ऐसी होती हैं जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के मुताल्लिक होती हैं या अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं। फ्राइड मज़ीद कहता है कि ये अनकॉन्शियस एलिमेंट्स ही हमारे इमोशंस पर असर करते हैं और हमारा बिहेवियर बिल्ड करते हैं, यहाँ तक कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। यानी अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी थॉट्स होती हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते, लेकिन वो हमारे बिहेवियर पर असर करती हैं। सिगमंड फ्राइड इसको आइसबर्ग की एग्जाम्पल से समझाता है और कहता है कि ये जो ऊपर का सरफेस एरिया है, ये कॉन्शियस माइंड है,
اس کے تھوڑا نیچے پری کانشیس یا سب کانشیس مائنڈ ہے، اور یہ سب سے نیچے والا ڈیپسٹ پارٹ ان کانشیس مائنڈ ہے، جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پھر سگمنڈ فرائڈ پرسنالٹی کے 3 پارٹس بتاتا ہے: اڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ سب سے پہلے ہے اڈ۔ یہ پریمیٹیو اور انسٹنکچول پارٹ ہے، جس میں سیکشول اور اگریسو ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ یہ پلیئر پرنسپل پر کام کرتا ہے اور امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، یعنی اڈ کہتا ہے کہ جو بھی اس کی خواہش ہے وہ کسی بھی طرح سے فوری طور پر پوری ہو، یعنی اسی وقت پوری ہو اور اسے سیٹسفیکشن ملے۔ ہنگر، تھرسٹ اور سیکس جیسی ڈیزائرز اس میں آتی ہیں، یعنی جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے آپ کو کھانا ملے، اور اس طرح جب آپ کو پیاس لگتی ہے تب بھی آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوراً سے آپ کو پانی ملے تاکہ آپ کی پیاس بجھ جائے۔ اڈ کو نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی یہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں جانتا، اسے بس یہ ہے کہ فوراً سے ڈیزائر پوری ہو، فوراً سے پلیئر ملے۔ مثال کے طور پر آپ بیکری ونڈو سے کیک دیکھتے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کا من کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ کیک مجھے مل جائے۔ لیکن سپر ایگو صحیح اور غلط میں فرق بتاتی ہے، سپر ایگو ہمیں مورل ویلیوز ٹیچ کرتی ہے، یہ ہمارے ایکشنز کو جج کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سپر ایگو ہمیں ریمائنڈ کروائے گی کہ پیسے دیے بغیر کیک لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ موریلٹی کے اگینسٹ ہے، یعنی سپر ایگو ہمیں بتاتی ہے کہ مورلی رائٹ کیا ہے۔ یوں اڈ اور سپر ایگو میں کانفلکٹ ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایگو آتی ہے۔ ایگو ان ایموشنز کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ ریشنل ہوتی ہے اور ہمیں حقیقت بتاتی ہے کہ ریئلٹی کیا ہے۔ ایگو بہت ہی ریئلسٹک وے میں اڈ کی ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو آئس برگ تصویر میں دیکھیں تو اڈ انکانشیس لیول پر آپریٹ کرتی ہے، جبکہ ایگو مینلی کانشیس لیول پر آپریٹ کرتی ہے، لیکن یہ پری کانشیس لیول پر بھی ہوتی ہے۔ پھر ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو پری کانشیس لیول پر آپریٹ کرتی ہے۔ ویئرز یہ تھے پرسنالٹی کے 3 پارٹس جو سگمنڈ فرائڈ نے ڈسکس کیے: اڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ اب بات کرتے ہیں سگمنڈ فرائڈ کے نیکسٹ کانسیپٹ کی، جو ہے ڈیفینس میکانزم۔ فرائڈ کہتا ہے کہ ایگو خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اینزائٹی، ٹینشن اور سٹریس سے بچنے کے لیے اڈ اور سپر ایگو میں ہونے والے کانفلکٹ کو مینیج کرتی ہے، یعنی ایگو ان میں ہونے والے جھگڑے کو روکتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ جو انکانشیس تھاٹس اور ڈیزائرز ہیں وہ اینزائٹی اور ٹینشن کریٹ کرتی ہیں۔ ڈیفینس میکانزم ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے انکانشیس تھاٹس اور انکانشیس ڈیزائرز کو انکانشیس مائنڈ میں ہی رہنے دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ تھاٹس کانشیس مائنڈ تک آئیں گی تو اینزائٹی اور پین کی وجہ بنیں گی، لہٰذا ان پلیزنٹ فیلنگ سے بچنے کے لیے انکانشیس تھاٹس کو کانشیس مائنڈ تک آنے سے روکا جاتا ہے۔ اسی پروسیس کو ڈیفینس میکانزم کہتے ہیں۔ اس کے کئی میتھڈز ہیں، جیسا کہ ریپریشن، ڈینائل، پروجیکشن، ریشنلائزیشن اور ڈسپلیسمنٹ۔ ریپریشن ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں پینفل تھاٹس کو ریپریس کیا جاتا ہے، یعنی دبایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کانشیس مائنڈ میں نہ آئیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بچپن میں کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ایکسپیرئنس کیا ہے جس کی میموریز کو اس نے ریپریس کیا تھا، یعنی دبایا تھا، لیکن وہ ریپریسڈ میموریز جو اب شاید اسے یاد بھی نہ ہوں، لیکن اس کے بیہیویئر اور ایموشنز کو آج بھی افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ریپریس کرنے سے یعنی دبانے سے
वो अनकॉन्शियस माइंड में चली गईं। फिर है डिनायल। डिनायल एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पर्सन रियलिटी को मानने से इनकार करता है, यानी डिनाई करता है। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को डील करने से अवॉइड करता है। मिसाल के तौर पर एक स्मोकर को पता होता है कि स्मोकिंग उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर करने वाली है, लेकिन फिर भी वो इस रियलिटी को नहीं मानता, इससे डिनाई करता है। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पर्सन अपनी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट करता है, यानी दूसरों पे डाल देता है। फिर है रैशनलाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पर्सन लॉजिकल रीजंस के साथ अपने गलत कामों को जस्टिफाई करता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में चीटिंग करता है और फिर अपने इस एक्शन को लॉजिकल रीजंस के साथ जस्टिफाई करता है कि सब चीटिंग कर रहे थे और अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए चीटिंग करना ज़रूरी था। इस तरह वो बहुत रैशनल वे में अपने इन एक्शंस को जस्टिफाई करता है। फिर है डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पर्सन अपने इमोशंस को डिस्प्लेस करता है, यानी गुस्सा बॉस पर होता है और निकालता है घर के मुलाजिम पर। यूं सिगमंड फ्राइड कहता है कि लोग डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए अपने पेनफुल इमोशंस और एंजाइटी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, आगे चलकर इससे इमोशनल इश्यूज पैदा होते हैं। ये था डिफेंस मैकेनिज्म। फिर सिगमंड फ्राइड ने ड्रीम एनालिसिस की थ्योरी पेश की। चलिए अब सिगमंड फ्राइड की ड्रीम एनालिसिस की थ्योरी डिस्कस करते हैं। फ्राइड कहता है कि कभी कभार हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और डिज़ायर्स कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश करती हैं, और ऐसा तब होता है जब हम सो रहे होते हैं, यानी हम ख्वाब देख रहे होते हैं। फ्राइड कहता है कि ख्वाब बेसिकली हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं जो कॉन्शियस माइंड में आ रही होती हैं। ड्रीम्स के बारे में फ्राइड कहता है कि ये द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस माइंड। फ्राइड मज़ीद कहता है कि ड्रीम्स का कंटेंट दो तरह का होता है, कंटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट। रियल कंटेंट में वो एक्चुअल इवेंट्स और इमेजेस होते हैं जो हम ख्वाब में देख रहे होते हैं, लेकिन ख्वाब में जो हिडन सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं वो मैनिफेस्ट कंटेंट में आते हैं। मैनिफेस्ट कंटेंट में रिप्रेसिव विशेस और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़े थे। ये थी फ्राइड की इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।